वेलकम भाभी। थैंक यू। वेलकम कर मैं हर दूंगी सबको बेहद सीधे वेलकम आपका तो उसमें एडिट करना पड़ेगा। हाँ, मेरा बहुत कम पड़ेगा भाई, मैं दूसरा वीडियो डालूंगी उसके बाद। थैंक यू बोलेंगे और हो रहा है नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल MK होम केयर पे, जहां हम बात करते हैं हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में, स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में और जानते हैं उससे रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बट आज हम एक टोटली डिफरेंट टॉपिक टच करने वाले हैं जो कि है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी पे मैंने पहले कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, ना ही प्रेगनेंसी पे, ना ही प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाया है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द प्रेगनेंसी सीरीज और आज हमारे पास एक गेस्ट भी है जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं और बताने वाले हैं अपना शेयर करने वाले हैं अपना प्रेगनेंसी जर्नी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। So today we have a guest जो कि है she is a mom of 2 and she is going to share her personal experience, her pregnancy journey with us. So please welcome Mrs. Kavya Yadav. वेलकम भाभी। थैंक यू। तो जिन्हें भी नहीं पता है उन्हें मैं ये बता देती हूँ। वैसे तो जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं या फिर व्लॉग्स वगैरह देखे हैं उन्हें पता होगा कि ये मेरी भाभी है यानी कि शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ एंड आज यही हमारे साथ शेयर करने वाले हैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। तो ये कुछ अलग टाइप की वीडियो या फिर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी। तो भाभी मैं आपके बारे में कुछ बोलूँ इससे बेटर है कि आपके अपने बारे में कुछ 2-3 लाइन में बता दो। मेरा नाम काव्य है और मेरे पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 3.5 साल का है और एक बच्चा भी 11 मंथ्स का है। और आज मैं आप सबके साथ और मनीषा के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो थी ब्लॉग की, उसमें देखा भी होगा 2 बच्चे जो भाभी जिक्र कर रही है, उनके 2 बेटे और मेरा एक बेटा है। उन तीनों को देखा होगा मस्ती करते हुए। तीनों बहुत ही शरारती हैं और सबसे ज़्यादा शरारती है छोटा वाला तो चलिए भाभी शुरू करते हैं प्रेगनेंसी, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि कैसे आपको पता लगा, मतलब इन जनरल। वैसे तो हम सबको पता है कि कैसे हम पता कर सकते हैं घर पे कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। एक्चुअली मेरा जब साइकिल मिस हुआ तो मुझे लगा कि शायद मुझे टेस्ट करना चाहिए और फिर मैंने जो किट आती है उससे टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। उसके बाद फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। और रिएक्शन क्या था? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन रिएक्शन तो ऑब्वियसली कि जब 2 लाइन्स दिख जाती है उसी से एक होप आ जाती है और पूरी फैमिली उस चीज़ का वेट कर रही थी। तो सब लोग बहुत खुश थे और हम भी बहुत खुश थे। और हमारे घर में फर्स्ट बेबी था क्योंकि भाभी बड़ी हैं और भाभी से बड़ा मतलब कोई और नहीं है, हम 2 ही हैं घर पे बहू। तो फर्स्ट बेबी था तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जो टेस्ट की बात भाभी कर रही हैं, तो आप सबको पता होगा, जो भी लेडीज ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी का या इन जनरल भी सारी मैरिड वुमेन को पता होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे भी किया जा सकता है। प्रेगनेंसी किट आती है जिसे UPT बोलते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या होता है, यूरिन के कुछ ड्रॉप्स डालने के बाद डबल लाइन आने पे पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो इसका बेसिक सिंपल लॉजिक ये है कि बॉडी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद लेडी के बॉडी में HCG हार्मोन बनने लगता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। ये आपकी बॉडी में कभी भी और नहीं बनता है, सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनता है।
तो जैसे ही ये हार्मोन आपकी बॉडी में बनने लग जाता है, आई थिंक 6 डेज के बाद बनने लग जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो बॉडी में, पूरी बॉडी में ये हार्मोन होता है। इनफैक्ट आपके यूरिन में भी होता है। तो ब्लड टेस्ट अगर आप कराओगे तो भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा, पर वो हॉस्पिटल में जाके हो पाता है। तो इजी जो चीज़ होती है वो है यूरिन से हम पता कर सकते हैं कि वो हार्मोन बना है कि नहीं। तो अगर आपकी यूरिन में भी वो हार्मोन पाया जाता है तो डबल लाइन आ जाती है। तो जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का या पे भी प्लान कर रहे हैं, तो ये टेस्ट अपने आप घर पे कर लो। एक बार कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद आप इमीडिएट डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि टेस्ट जो मैंने बताया कि आप घर पे कर सकते हो, तो वो आपको कब करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ जो है बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, हम लोग भी हो जाते हैं, मतलब हम लोग भी हो गए थे, मैं भी अपने टाइम पे। बट क्या है, उससे अगर आप जल्दी टेस्ट कर लोगे तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि तब तक हॉर्मोन्स आपके बने नहीं होते हैं। तो एग्जैक्टली आपको कब करना चाहिए, तो आपका जब भी पीरियड मिस हो जाता है, एक साइकिल मिस हो जाती है, जो भी आपकी डेट है, वो मिस होने के 1 हफ्ते के बाद, यानी कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आप ट्राई करते रह सकते हो। तो मिनिमम आपको 1 वीक तो छोड़ना है, उसके बाद ही आप टेस्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर एक दिन नहीं आया तो आप एक दिन फिर छोड़ के और 3rd डे आप टेस्ट करो। तो इस तरीके से आपको टेस्ट करना चाहिए। और जब भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपका फिर फर्दर केस टेकअप कर लेंगे एंड फॉलिक एसिड से स्टार्ट कर देते हैं आपका ट्रीटमेंट। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन पे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अर्ली सिम्टम्स के बारे में, कि जैसी प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो सबसे पहले क्या सिम्टम्स आपको स्टार्ट हुए, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स क्या थे आपके। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मुझे थोड़ा सा टायर्डनेस लगती थी, पहले ही लगती थी, मतलब हाँ, टेस्ट थोड़ा थकान सा confirm। अंदर से बॉडी में थकान होती है। जैसे मैं पहले काम करती थी तो मुझे इतनी थकान सच नहीं लगती थी, पर जब प्रेग्नेंट, तब मुझे पता भी नहीं था कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं मुझे थकान सी महसूस होती है। जब मैं काम कर रही हूँ मैं थक रही हूँ, तो पर बाद में पता चला कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। तो वो चीज़ थी। हाँ, कुछ लोगों को सिम्टम्स आप मतलब हाँ। पहले से ही आने लग जाते हैं, टेस्ट कंफर्म होने से पहले से ही थकान वगैरह महसूस होने लगती है। और उसके बाद और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या सिम्टम्स थे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे, एक्चुअली मेरे केस में, मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी का शेयर कर रही हूँ, तो मेरे केस में सबसे ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। नौशा भी मुझे बहुत ज़्यादा रहता था स्टार्टिंग में, पर वॉमिटिंग तो मुझे मतलब मेरी 2 प्रेगनेंसी हैं, दोनों ही प्रेगनेंसी में 6 मंथ्स तक मुझे वॉमिटिंग रही है ऑलमोस्ट। और क्योंकि वॉमिटिंग के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा सिकनेस रहती थी मॉर्निंग में, और मतलब पूरे टाइम थकान महसूस होना, और चीज़ें भी, मतलब मुझे जो मैं खाना खाती थी ना वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं दलिया और खिचड़ी पे ही मैंने अपने पूरे 3 और 4 मंथ्स काटे हैं। मतलब अगर नौशा वॉमिटिंग होती है तो हाँ, फिर कुछ खाने का मन भी नहीं करता है। इस वजह से ज़्यादातर जो था मेरी दोनों प्रेगनेंसी में, थोड़ा मुझे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि मैं लिक्विड डाइट ज़्यादा रखो। बट फिर भी क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग रहती थी उस वजह से हमें दोनों में लिक्विड का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम रहा। मतलब तो चलिए खाने की बात हुई तो बात करते हैं क्रेविंग्स की, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है कि अब मुझे ये खाने का मन करता है, ये करता है। तो आपको कुछ क्रेविंग्स होते थे, और अगर होते थे तो पहली और दूसरी प्रेगनेंसी में सेम था या डिफरेंट था, कैसा था। अगर क्रेविंग्स की बात करें, ऑब्वियसली कि मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो मैंने भी सबके मुंह से इस बात सुनी हुई है कि मुझे ये मन किया, मुझे वो मन किया। मुझसे भी लोग पूछते थे कि आपको क्या खाने का मन करता है, पर मतलब कुछ मन नहीं किया। हाँ, मेरा एक्चुअली दोनों ही प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में मतलब मुझे सच कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था, तो मेरा अंदर से मन भी नहीं करता था ज़्यादा कि मैं बाहर से कुछ खाऊं, या मैं मतलब टोटली दलिया और खिचड़ी वाली हो गई थी। पेशेंट वाली डाइट पहले से हो गई थी। हाँ, मतलब बस नारियल पानी और ये सब, बस यही रहता था। मेरे केस में मैं बताऊं तो मुझे ना, मतलब जो इमली बोलते हैं ना कि खट्टा खाने का मन करता है, तो लिटरली मैंने कच्ची इमली जो होती है किचन में हमारे अवेलेबल, वो उठा के खाई है। इतना खट्टा खाने का मन करता था, तो खट्टी चीजें मैंने खाई है पहले महीने में। और कुछ 1-2 चीजें व्हाइट सॉस पास्ता इस सब का मुझे मन करता था खाने का।
और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बट खट्टी चीज़ें, खट्टा मीठा खाने का मन करता पर है। ऐसे अगर ऐसे बात करें तो नॉर्मल मेरे को आलू वगैरह की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया वॉमिटिंग के ड्यूरेशन में, तो मेरे को आलू वगैरह की सब्जी जो मुझे पसंद थी उसका थोड़ा सा मुझे लगता था कि मेरे को मन मन करता था करता खाने था। का। तो क्योंकि आपके केस में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग थी, मैंने भी पर्सनली देखा है कि इनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा नौजिया रहता था। तो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर बहुत ज़्यादा सिवियर नौजिया या वॉमिटिंग हो रही है, तो हो सकता है कि वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडा का केस हो। ये एक ऐसा डायग्नोसिस है जिसमें क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ये सब नौजिया वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको ये बोला जाता है कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडा का केस हो सकता है। उस केस में डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपको ये हुआ है, तो डॉक्टर मोस्टली एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका दवाइयों से ट्रीटमेंट नहीं चल पाता है, फिर आईवी लगाना पड़ता है, एंड आईवी के थ्रू ही जो भी ट्रीटमेंट है, एंटी एमेटिक्स वगैरह, वो सब आईवी के थ्रू जाता है। तो आपका उतना तो नहीं पहुंचा था, बट सिवियर था। एक्चुअली इसमें मैं ये बोलूंगी कि मतलब मेरी वॉमिटिंग तो काफी रही, पर मेरी फैमिली ने और हस्बैंड ने उस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखा। मतलब मेरी लिक्विड डाइट, मेरे जो जूसेस थे रेगुलर चले, मतलब पूरे टाइम मैंने जूस भी डेली लिया है, और जो भी डॉक्टर ने हमको बोला था वो सब हमने फॉलो किया प्रॉपर्ली। क्योंकि वॉमिटिंग होती है तो फिर वही डर रहता है कि अमनियोटिक फ्लूइड जो पानी बोलते हैं, कहीं वो बेबी के लिए कम ना पड़ जाए, तो लिक्विड डाइट लेने बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि उसका भी ध्यान रखें। कई बार तो डॉक्टर ने मुझे 2 टाइम नारियल पानी और 3 टाइम भी बोला, तो वो भी मतलब मैंने पिया है। अच्छा, आप कुछ मूड स्विंग्स के बारे में बताना चाहोगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर इन जनरल भी प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स, जो क्योंकि बोला जाता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं लेडी को, तो ऐसा कुछ फील किया आपने? हाँ, मूड स्विंग्स तो मुझे लगता है कि होते हैं, मतलब मुझे भी हुए हैं। और कभी आपको अचानक से बहुत अच्छा लगने लगता है, और कभी मतलब कि बिना किसी बात के आपको ऐसे अंदर से रोना आने लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो होते हैं सडन चेंज। हाँ, सडन चेंजेस होते हैं, मतलब एक दिन में आप 2-2 स्विंग्स में जा सकते हो। तो ये सब बेसिकली हार्मोन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हार्मोन्स बिल्डअप हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इसकी वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे आप डॉक्टर को विजिट करोगे आपके कंफर्मेशन के बाद, तो डॉक्टर आपको सारे टेस्ट बता देंगे क्या क्या करना है या नहीं करना है, और उसमें फर्स्ट टाइम तो सारे ही टेस्ट होते हैं। सारे टेस्ट, थायराइड, शुगर, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन B12, ऑलमोस्ट सब कुछ ही होता है। और सारे टेस्ट पहली बार कराना तो ज़रूरी होता है, ताकि डॉक्टर को आइडिया लग जाए कि आपकी बॉडी में सब ठीक है, या कुछ लेवल अप एंड डाउन अगर होता है तो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है थायराइड का ही या फिर शुगर का ही, तो वो स्टार्टिंग से ही ध्यान रखा जाता है, स्टार्टिंग से ही उसकी मेडिसिन चलाई जाती है। और उसके अलावा सारे स्कैन्स भी आपको डॉक्टर बता देंगे कि कब कौन सा स्कैन होने वाला है। जो भी आपके हॉस्पिटल या डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, जितने भी स्कैन, आपको उतने स्कैन जरूर करवाने हैं। तो चलिए अब बढ़ेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की तरफ। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही किसी भी लेडी का शुरू होता है, तो बस सब यही वेट करते हैं कि कब बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ्स तक ऑलमोस्ट इतना कुछ दिखता नहीं है, एंड लेडी थोड़ी सफ़र भी कर रही होती है मॉर्निंग सिकनेस वगैरह से। तो 4th मंथ आते ही या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होते ही थोड़ी एक्साइटमेंट होती है कि बेबी बम्प आ जाएगा, अब थोड़े चेंजेस दिखेंगे बॉडी में। तो आप अपने चेंजेस बताओ सेकेंड ट्राइमेस्टर के हिसाब से। सबसे पहले सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही हम एंटर करते हैं, तो उसमें आपको उसके बाद आपको एकदम जो बेबी के मूवमेंट्स होते हैं, किसी सबकी प्रेगनेंसी सेम नहीं होती, तो किसी को 4 मंथ्स में, किसी को 5 मंथ्स में। तो मुझे भी 4 मंथ्स में थोड़ा फील होना स्टार्ट हुआ था। तो जो मूवमेंट, भले ही हम सफ़र कर रहे थे, पर एक जब मूवमेंट बॉडी में फील होता है तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है। तो वो एक खुशी थी साथ में। और ऐसा बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में चेंजेस तो आते हैं, क्योंकि हमारा जो वेट होता है वो बढ़ने लगता है, बॉडी वेट बढ़ता है। और पर ये मेरे केस में थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि वॉमिटिंग मेरी ज़्यादा टाइम थी। तो जो मेरा वेट था, जब मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई थी,
तो तब से मेरा वेट मतलब 6 केजी के अप्रॉक्स लूज हो गया था। ओके, फर्स्ट तो ट्राइमेस्टर में हाँ, लूज हुआ होगा। तो फिर मुझे डॉक्टर वगैरह की तरफ से मतलब थोड़ा डॉक्टर ने मुझे सुनाया कि थोड़ा केयर करो ये सब। हाँ, पर क्योंकि मैं केयर कर रही थी पर वो इतना क्योंकि कवर अप नहीं हो वॉमिटिंग पा रहा इतनी था। हो रही थी हाँ, तो हाँ। पर उसके बाद जैसे ही जब हम इस फेज में एंटर हो जाते हैं तो फिर थोड़े चेंजेस आने लगते हैं और मेरा वेट भी उसके बाद थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हो गया था। और मैं अपना बताऊं तो मैं लास्ट 9 मंथ्स तक मतलब 8.5 मंथ्स तक मेरा जो वेट था वो 10 मैंने 10 केजी बढ़ा गेन लिया कर लिया था, था गेन कर लिया ऑलमोस्ट। था। ओके। तो लास्ट में थोड़ा वेट बढ़ जाता है, बाकी एक खुशी तो स्टार्ट हो जाती है कि हमारे इतना टाइम कट गया है, अभी थोड़ा और बचा है। हाँ, तो बेबी बेबी मूवमेंट्स की जैसे आपने बात की, तो बेबी मूवमेंट्स ऑलमोस्ट 16 से 20 वीक्स तक आ जाते हैं। बट अगर ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है ना तो बोला जाता है कि हाँ। थोड़ा लेट आते हैं हाँ। और कई बार लेडी को समझ भी नहीं आता हाँ, है। सेकंड में तो पता होता है कि वो फीलिंग क्या है, वो कैसे मूवमेंट्स होते हैं, बट फर्स्ट फर्स्ट प्रेगनेंसी में पता ही नहीं उनको होता आइडिया है, नहीं होता ऐसा है लगता है ना, कुछ तो तो फिर हुआ बट क्या ये मूवमेंट था, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हाँ, हुआ है। तो इसलिए वो और थोड़े लेट आते भी हैं लेट भी मूवमेंट्स। आते हैं। तो फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी है तो 20 हफ्ते के बाद ही आते हैं, बट अगर सेकेंड है तो 16 वीक से आपको मूवमेंट आ सकते हैं। 16 के बाद कभी भी आना शुरू हो सकते हैं। और वेट गेन की जैसे आपने बात की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी लोगों का वेट लॉस होता है। आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया था, बट काफ़ी लेडीज़ का होता है, वॉमिटिंग की वजह से ही होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ केजीज कई बार लेडीज़ के लूज होते हैं एंड उसके बाद फिर वेट गेन होना शुरू होता है। एंड जैसे कि बताया इन्होंने कि 10 केजीज इनका वेट गेन हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी वेट गेन था। ना ही बहुत ज़्यादा था और ना ही बहुत कम था, एवरेज में बहुत अच्छा हेल्दी वेट गेन था फुल ट्राइमेस्टर के हिसाब से। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि है लास्ट ट्राइमेस्टर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस की थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर एक तरीके से हैप्पी ट्राइमेस्टर भी होता है पर ट्रबलिंग भी बहुत होता है, हाँ, क्योंकि हमारा जो बेबी बम्प है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो हमको उठने बैठने में लेटने में तो बहुत थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। होती है। बाकी क्योंकि हम इतना ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं उसके चक्कर में हमको बार बार यूरिन का बार प्रॉब्लम होती यूरिनेशन है। आता है। हाँ, वो तो तो बार इशू बार है ही, वो तो हाँ, इशू है। वो आई थिंक ज़्यादा वो मतलब बहुत जल्दी, और इवनिंग के टाइम में तो और ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम होती है। मतलब जैसे मुझे लगता है शाम हो जाती है, इवनिंग हो जाती है, उसके बाद तो फिर थोड़ा रहता और है। कहीं बाहर जाना भी एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है कि बार वो बार हो जाता है। वॉशरूम जाना पड़ता है। बाकी ये है कि थोड़ी थकान भी रहती है, जो कई किसी किसी को पैर भी स्वेलिंग हो जाती है हाँ, या swelling हो जाती है। सबका अलग अलग रहता है। वैसे मेरे केस में दोनों ट्राइमेस्टर से मेरे लास्ट मुझे बेटर लगा वैसे, क्योंकि मैं थोड़ी एनर्जेटिक रहती थी लास्ट टाइम तक भी। थोड़ा सा खुशी थी कि हाँ बस 1 मंथ बचा है हाँ, या क्योंकि वो 15 वेट डेज बचे वेट हैं। कम हो रहा होता है कि हाँ, बस अब कुछ दिन की कुछ बात है, दिन कुछ की दिन की बात है, बात है। सब हाँ। होने वाला है। तो वो एक रहता है। बाकी मेरे जो मेजर चेंजेस अगर मैं दोनों प्रेगनेंसीज की बात करूं तो फर्स्ट प्रेगनेंसी से और सेकंड प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हम लोग थोड़ा डरे हुए होते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब और थोड़ा कहीं सावधानी भी हाँ ज्यादा बरतते हैं कि अच्छा कि ये मैं नहीं है तो मतलब नहीं हाँ करना है। मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया या डॉक्टर ने कुछ बोल दिया कि आप ऐसे नहीं करना, तो हम बिल्कुल वही एज इट इज फॉलो करते हैं टेंशन ले लेते कि हैं। हम नहीं, हाँ हम डॉक्टर ने बोला हम बिल्कुल हाँ। वैसे ही करेंगे। पर क्योंकि अब फिर जब हमारी सेकंड प्रेगनेंसी आती है तो थोड़ा हम लोग मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब अच्छा ही होगा। तो प्रॉब्लम्स के बाद भी मतलब एकदम स्मूथ था मन में, और मैं मतलब काम भी कर रही थी जितना मेरे से पॉसिबल हो पा रहा था। तो मैंने कोशिश भी की मतलब प्रॉपर जो भी, और मैं कर भी पा रही थी, मतलब ऐसा नहीं है काम कि भी कर रहे थे आप। मैं कर पा रही थी काम। मेरे भी थोड़ा केस में तो मैं काम मतलब नहीं कर पा रही थी एकदम, और मुझे रेस्ट ज़्यादा चाहिए था। बट हाँ, एक और बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है लास्ट ट्राइमेस्टर में। हाँ, बैक तो पेन वो तो मेरे issue को भी था। रहा है, और जनरली मैंने भी सुना है कि लोगों को बैक पेन बैक तो पेन, रहता ये है। सारी प्रॉब्लम जो है वेट बढ़ने की वजह से ही होते हैं, क्योंकि हाँ। स्पाइन पे सडनली बहुत ज्यादा वेट, ब्लैक क्रैम्प्स भी आ जाते हाँ हैं वो भी काफी। एक्चुअली वेट बढ़ जाता है। हाँ। आपकी बॉडी में सप्लाई, अब जो वेन्स है नीचे जो सप्लाई कर रही है
उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बॉडी वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए जो है स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, लेग्स में, ये सब स्वेलिंग हो जाती है, लाइक क्रैम्प्स होता है, वो भी उसी की वजह से होता है। तो ये इश्यू होता है। उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, हाँ एक और पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, लोगों के एडवाइजेस बढ़ जाते हैं कि ऐसे होनी चाहिए डिलीवरी, या ये तुम ये करना, तुम ये खाना। तो डिलीवरी को लेके बहुत ज़्यादा कुछ लोग डर जाते हैं, फेयर बैठ जाता है माइंड में, ये कुछ कुछ सोचने लगते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? एक्चुअली एडवाइजेस की बात करें तो ऑब्वियस है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो एडवाइजेस तो ऑब्वियस है कि आएंगे। हाँ, क्योंकि होता है कि और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसलिए उसके लिए एक्सरसाइज हाँ, कर आप लो ये खा या लो। ये खा लो। हाँ, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि आपके दोनों डिलीवरी सी मेरी सेक्शन C-section है सी सेक्शन हुए थे, एंड मेरा भी जो एक डिलीवरी हुआ है सी सेक्शन ही है। तो हमारे पास वही एक्सपीरियंस है। बट एनीवेज, वो डर जो होता है वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो लोग बोलते हैं, और हम भी काफी सारी चीजें हाँ। सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पता नहीं सब ठीक से हुआ कि नहीं, तो कुछ डर बैठा था मन में। डर तो नहीं कहूँगी मैं, पर एडवाइजेस के लिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सबकी सुनो, पर जो आपका मन कह रहा है और जिस पे आपको मतलब मतलब मन से एक आवाज़ आती है कि नहीं मेरा ये बात सही है, तो सही आप उसको फॉलो करो। क्योंकि लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी एडवाइजेस देते हैं, बिल्कुल। बट आप सारी एडवाइस फॉलो नहीं कर सकते और आप सबको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग और जो आपको लग रहा है कि आप कर पा रहे हो वो आप करो। बाकी हाँ, हमारे घर में बड़े हैं, तो जो हमारी मदर इन लॉ है सही या advice मदर देते हैं, हैं, but वो लोग अपनी तरफ से, उनके भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो इस हिसाब से भी वो अपने एडवाइसेस देते हैं। तो ऑब्वियस है कि हाँ, हम उनको सुनते हैं और हमें उनको फॉलो जितना हम कर पाए उन्हें हमें करना भी चाहिए। वो बोला जाता है ना भाभी कि प्रेगनेंसी इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। तो एक्चुअली जब एक लेडी के दो प्रेगनेंसी ही सेम नहीं है, आपके केस में भी नहीं होगा सेम, नहीं, एग्जैक्ट हाँ। सेम तो होते नहीं है। तो किस एक लेडी के दूसरी लेडी से सेम तो हो ही नहीं सकता, तो ये सबके लिए अलग होता है। यहाँ पे भी हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, सॉरी इन्फॉर्मेशन के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि जो इनके साथ हुआ है या जो चीजें इन्होंने फेस की है वो एग्जैक्टली सेम आप फेस करो, ऐसा नहीं होगा। बट ये कि एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि ये चीजें भी होती हैं, बट इससे ऐड भी हो सकता है एंड सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक लेडी के लिए उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे। फैमिली सपोर्ट तो का जो रोल है फैमिली में, मतलब प्रेगनेंसी में, तो वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैमिली में सबसे पहले एक वाइफ के लिए उसके हस्बैंड सबसे पहले आते हैं वैसे तो, और एक हस्बैंड का सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वैसे तो, एंड होना भी चाहिए। और होना भी चाहिए। और मेरे केस में काफ़ी अच्छा रहा, मतलब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने मेरी पूरी दोनों ही प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छी केयर की है। और इसके साथ साथ जो हमारा फैमिली सपोर्ट है, जो हमारे जो इन-लॉज हैं और जो पेरेंट्स हैं, तो सबकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। सभी ने मेरी बहुत केयर की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी। उन्होंने मेरे खाने पीने से लेके और मेरी मतलब जो भी नीड होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की, वो सभी मैं अपने इन-लॉज के पास रही हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहे पर इन-लॉज मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी मेरी केयर बहुत अच्छे से की। जो भी मेरी नीड थी वो उन्होंने पूरी की और मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से रखा। मतलब तो मतलब क्या इम्पोर्टेंस होता है, अगर जैसे अगर यही चीज़ आपको नहीं मिलती तो क्या होता, और अगर आपको मिली है तो मतलब आप पे क्या असर पड़ा है? इसके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर जो फैमिली सपोर्ट में एक होता है कि मेंटल हेल्थ उसमें आता है कि अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है, वो कहीं ना कहीं हैप्पी है और उसके आसपास जो माहौल है वो अगर अच्छा है, तो ऐसा मानते हैं हमारे ग्रंथों में भी और जो हम डॉक्टर्स के हिसाब से भी कि जैसा हम फील करते हैं वैसे ही हमारी जो बच्चा है वो भी वही फील कर रहा होता है। और अगर हमारा मूड जैसा रहता है या हम जैसे
सफर करते हैं या जो भी हम थॉट रखते हैं, बोलते हैं ना हैप्पी मदर इज हैप्पी चाइल्ड। हाँ, तो वो सेम वो सब बच्चा डायरेक्टली ले रहा होता है। तो अगर हमारे आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छे लोग होंगे, तो हम खुश रहेंगे और जो हमारी प्रेगनेंसी है वो भी एक हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस राउंड में हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के कुछ मिथ्स के बारे में। तो हमारी सोसाइटी में प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि बहुत सारा कुछ होता है, बहुत सारा। तो उसमें से कुछ सेलेक्ट किए हैं मैंने जिसके बारे में हम बात करेंगे, और मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि वो मिथ क्यों है, क्या रियलिटी में क्या है, मतलब एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि वुमेन शुड नॉट एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये मिथ ही है। वुमेन एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं और लोग करते भी हैं। हाँ, तो हेल्पफुल भी होती है, हेल्पफुल होती है, उल्टा अच्छा होता है अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छी बात है। एंड इनफैक्ट वॉकिंग, नॉर्मल वॉकिंग, योगा, ये सब तो हर कोई कर सकता है, मतलब सारी ही प्रेग्नेंट लेडीज कर सकती हैं। और जिनकी एक चीज है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, मैं वही बोल रही थी कि जिन केसेस में जो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है स्टार्टिंग से ही, तो उन केसेस में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप मत करो कुछ भी, या फिर बेड रेस्ट करो, या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से सजेशन लेके एक्सरसाइज कर सकते हो। नॉर्मल प्रेगनेंसी भी है अगर, तो आप नॉर्मल चीजें करो, बट अगर कुछ हाई इंटेंसिटी करना है, कुछ ज्यादा वर्कआउट करना है, तो आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते। सेकेंड मिथ है मॉर्निंग सिकनेस हैपन्स ओनली इन द मॉर्निंग। इस पे बताओ कुछ। मॉर्निंग सिकनेस तो रहती है क्योंकि पूरा रात, क्योंकि प्रेगनेंसी में ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और पूरी रात के बाद हम लोग एकदम सुबह जब उठते हैं तो भूख भी लग रही होती है, पर एक थोड़ा अजीब सा मन भी रहता है और थोड़ा रहता है सिकनेस। तो इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि मॉर्निंग सिकनेस यानी कि नॉजिया और वॉमिटिंग जो होता है उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो इसको मॉर्निंग नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल को मॉर्निंग में सुबह सुबह होती है। क्योंकि जैसा आपने बोला कि रात भर जब भूखे हम रहते हैं तो सुबह एकदम से जब ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ब्लोटिंग सा फील होता है, एसिडिटी फील होता है, रिफ्लक्स आपका जो बन रहा है वो आपका ऊपर ऊपर आता है, तो नॉजिया एंड वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। मेजॉरिटी को मॉर्निंग में फील होता है, इसलिए इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस पड़ गया है। बट ये कभी भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है। कई लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी शाम में ये तकलीफ ज़्यादा होती थी कि एसिडिटी फील होना, ब्लोटिंग और नौशिया होना, ये सब इवनिंग में होता था। तो मॉर्निंग सिकनेस कभी भी हो सकता है प्रेग्नेंट फीमेल को, बट मेजॉरिटी को मॉर्निंग में होता है। नेक्स्ट मिथ है कि अ हाई हार्ट रेट मीन्स यू आर हैविंग अ बेबी बॉय। तो ये होता है, ये एक ओल्ड वाइफ टेल है, बहुत पहले से ये चीज़ चली आ रही है। और लोग फिर कंपेयर करते हैं कि कितना आया स्कैन के बाद, कितना हार्ट रेट था बेबी का, तो क्या होने वाला है। तो आप इस पे कुछ बताओ। मैं तो इसको वैसे पूरा टोटली मिथ मानती हूँ। वैसे मेरे दोनों बेबीज के केस में हाई था और मेरे पास बेबी बॉय हैं, बट मैंने हाई रेट के बेबी गर्ल भी देखे हैं। तो इसलिए मैं इसको, पर लोग सर्च करते हैं यूट्यूब वगैरह पे और बहुत सारे वीडियोस भी हैं एंड तो लोगों को वो होता है कि भाई क्या है, हम गैस कर पाएंगे क्या, तो मेरे को लगता है मिथ है। हाँ, मिथ तो है ही डेफिनेटली। तो हार्ट रेट से बेबी के जेंडर का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। स्पेशली जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, इनिशियल स्टेज में होता है, जब ऑर्गन्स वगैरह बन रहे होते हैं, तो बेबी का हार्ट रेट ज्यादा होता है। और जब बेबी आपके वूम के अंदर, पेट के अंदर जब कुछ एक्टिविटी कर रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, पलटी वल्टी मारो, तब हार्ट रेट ज्यादा होगा। जैसे हम लोग का होता है, हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, हम रेस्ट पे हैं, सो रहे हैं, तो हार्ट रेट कम आता है। तो वो उस हिसाब से ही चेंज होते रहता है, तो उसमें जेंडर का कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रेगनेंसी ग्लो। तो बहुत बोला जाता है कि अच्छा हाँ, थोड़ा भी अगर प्रेग्नेंट लेडी दिख गई और थोड़ा चबी चबी तो हो ही जाते हैं तो अच्छे दिखते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है, तो बोलते हैं अच्छा प्रेगनेंसी ग्लो आ गया है।
तो कितना ट्रू है, आपको क्या लगता है कि मतलब सबको आता है प्रेगनेंसी ग्लो, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही बोलने की बात है? बोलने की बात तो नहीं कह सकते। हम्म, प्रेगनेंसी ग्लो आता है, आता है। और ऐसा भी नहीं है कि सबको आता है। हम्म, तो दोनों चीज़ें हैं। और मुझे पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा अपनी केयर कर रहे होते हैं। हाँ, ये पॉइंट सारे ट्रू है। मतलब सब चीज़ जो भी आयरन, कैल्शियम और सब फॉलिक एसिड प्रोटीन्स वगैरह, वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स सारे विटामिन ले रहे होते हैं। और पूरा मतलब डाइट भी हमारी बहुत प्रॉपर अच्छी अच्छी होती है, कर मतलब रहे थे। प्रॉपर होती है एकदम। मतलब हम भी केयर करते हैं, हाँ, लोग भी हमारी केयर करते हैं, हाँ, एक्स्ट्रा केयर हो जाती एक्स्ट्रा है फिर। केयर हो जाती है। तो ऑब्वियस है कि जब इतना अच्छी और प्रॉपर आप डाइट लेंगे तो वो दिखता है। हाँ, ट्रू। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर तो होता ही है, मतलब डाइट वगैरह ये सब चीजें तो हेल्प करती ही है मतलब ग्लो लाने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी में अप हो जाते हैं, उससे भी ग्लो आता है फेस पे। एंड जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी में। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है आपकी पूरी बॉडी में, पूरे स्किन लेयर्स पे अच्छे से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो ग्लो नेचुरली ऑटोमेटिक आ जाता है। वो तो बोलते हैं ना, जब खून की कमी हो जाती है तो कैसा स्किन दिखती है, बट जब वो खून ज्यादा हो रहा है तो स्किन हेल्दी एंड ग्लोई दिखने लगती है। तो ये एक रीजन है। तो हाँ, बट प्रेगनेंसी ग्लो सबको नहीं आता है, क्योंकि कई लोगों को एक्ने, पिंपल, मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स, ये सब की प्रॉब्लम होने लगती है। तो कई लोगों की स्किन या फिर फेस डल भी दिखने लग जाता है। तो डिपेंड्स, बट प्रेगनेंसी ग्लो इज रियल। लोगों को मतलब लेडीज को होता है, मतलब दिखता है प्रेगनेंसी का ग्लो। नेक्स्ट है ट्रैवल से रिलेटेड। तो प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी आ गई है तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते, या फिर कुछ टाइम बाद, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस पे बताओ, आपने कभी ट्रैवल किया है प्रेगनेंसी में, या फिर आप क्या शेयर करना चाहोगे इस पर? मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी में ट्रैवल किया है बाय ट्रेन। और पर मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, पर अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, आपको अपने डॉक्टर डॉक्टर से कंसल्ट, अगर कंसल्ट किसी कर को लो, कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कंसल्ट ट्रैवल कर करना चाहिए। लो। क्योंकि अगर अचानक से कोई कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गई, इनफैक्ट अगर सब कुछ नॉर्मल भी चल रहा हो, हाँ, तो भी डॉक्टर से जब भी आप हाँ, चाहते हो तो आप इन्फॉर्म कर दो, या पूछ लो कि ट्रैवल सेफ है या नहीं है। हाँ, नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो सेफ होता ही है, बट जो इनिशियल के 3 मंथ्स होते हैं उसमें अगर अवॉइड कर सकते हो हाँ, तो अवॉइड कर लो, बिकॉज थोड़ा रिस्क ऑफ मिसकैरेज होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही जाएगा आप ट्रैवल करोगे, बट थोड़े रिस्क होते हैं। अगर अवॉइड हो सकता है तो अवॉइड कर लो, अगर नहीं हो सकता है तो ट्रैवल कर सकते हो। मना तो डॉक्टर नहीं करते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड 36 वीक्स तक तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो वाया एनीथिंग, ट्रेन और जो जिससे भी आप जा रहे हो। 36 वीक्स के बाद आपको थोड़ा डॉक्टर रिस्क, से, हाँ, रिस्क बढ़ जाता है, तो डॉक्टर से परमिशन लेके अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज तो अवॉइड करने बोलते हैं। अगर वाया फ्लाइट भी ट्रैवल कर रहे हो तो 36 वीक्स तक नॉर्मली आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा किसी परमिशन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। बट 36 वीक्स के बाद फ्लाइट्स तो अलाउ नहीं करते, तो अगर ऐसा कुछ है कि आप ट्रैवल कर रहे हो तो शायद आपको डॉक्टर की परमिशन या वैसा कुछ रिक्वायरमेंट होगी। ट्रैवलिंग बिल्कुल सेफ है, आपने भी किया है, मैंने भी बहुत किया है प्रेगनेंसी में। बट ये है कि आपको अपना ध्यान रखना होगा, चाहे आप किसी भी फेज में हो, किसी भी ट्राइमेस्टर में हो। अपना ध्यान रखो, एक सेफ्टी से जाओ। ज़्यादा स्पीड वाली, अगर आप बाय ड्राइव करके जा रहे हो तो ज़्यादा स्पीड में मत जाओ, स्लो एंड ग्रेजुअली जाओ। तो बस अपना ध्यान रखो, एंड ट्रैवलिंग बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड ऑल कैफीन। तो किसी भी टाइप का कैफीन, चाय, कॉफी या फिर कोई भी ड्रिंक्स में कैफीन क्या अवॉइड करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को? हाँ, डॉक्टर तो सजेस्ट करते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, बट आप लेते थे कुछ चाय कॉफी? आप तो पीते नहीं हो इतना। मैं क्योंकि विंटर्स में तो थोड़ा बहुत लेते हैं, बट सच मुझे कोई हैबिट नहीं है कि नहीं लिया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी। बट थोड़ा बहुत, मतलब 1 कप पूरे दिन में। हाँ, तो डॉक्टर्स भी अवॉइड करने बोलते हैं, बट अगर कोई ले रहा है तो 200 मिलीग्राम्स ले सकते हैं, 2 to 300, जो कि इक्विवेलेंट है 2 कप के। 2 कप कॉफी या 2 कप चाय आप ले रहे हो या कोई भी ड्रिंक ले रहे हो तो 200 या 300 से ज़्यादा क्रॉस ना हो तो वो बेटर रहता है। बिकॉज एक्सेस कैफीन जो है बॉडी के लिए सही नहीं होता, बेबी के ग्रोथ के लिए सही नहीं होता, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी,
या फिर बेबी के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, बेबी के ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो कैफीन अवॉइड करने बोला जाता है। लास्ट मिथ पे आते हैं कि प्रेगनेंसी में पपाया नहीं खाना चाहिए, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितना मतलब मुझे पता है उस हिसाब से कि रॉ पपाया, मतलब जो कच्चा पपीता होता है उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं वैसे। पर जो पका है या राइप है पपाया उसको आप आराम से खा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एकदम सही बोल रहे हो आप। जो कच्चा पपाया होता है उसको अवॉइड करने बोलते हैं, यानी कि जो अनराइप पपाया होता है उसमें लैटिक्स होता है, और लैटिक्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो चांसेस होते हैं कि वो आपके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जिस भी फेज में हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो या जब भी हो, तो कॉन्ट्रैक्शन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो कॉन्ट्रैक्शन अगर आपके यूट्रस के स्टार्ट हो जाएंगे तो जो आपका बेबी फॉर्म हो रहा है वो हो सकता है कि मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शन हो जाए। और अगर फर्दर आप स्टेजेस में ले रहे हो तो भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, आपको जो लेबर पेन होता है वैसा पेन होना स्टार्ट हो सकता है। तो पपाया अवॉइड करने बोलते हैं, या फिर कच्चा पपाया अवॉइड करने बोलते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो भी प्लानिंग कर रही हैं, कंसीव करना चाह रही हैं, या फिर इन फ्यूचर कभी भी प्लानिंग करेंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? उनको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी सबसे पहले कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा अपने माइंड में क्लियर होने चाहिए कि आप उसके लिए रेडी हो। बिकॉज प्रेगनेंसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जब हमारी जर्नी शुरू होती है और फिर जब से हमारी लाइफ में एक बच्चा आता है और आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ जाएगा, मतलब जैसे आप पहले जी रहे थे उससे एक मेजर चेंज, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक हाँ, कि अब दोबारा वापस दोबारा वैसे नहीं हो सकते, आप तो घुस गए उसमें। हाँ, तो आपने जब ये चीज़ क्लियर कर ली तो माइंड हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम इस फेज में एंटर हो रहे हैं। और जब आप इस फेज में एंटर हो रहे हैं तो फिर आप खुश होकर एंटर होइए और पूरा जितना आप अपना ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चे के लिए ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जाने से पहले एक बार मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप आए यहाँ पे और आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया 2 बच्चे होने के बावजूद, क्योंकि बच्चे होने के बाद टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। और आशा करती हूँ कि आगे भी हम साथ में कुछ वीडियोस बना पाए, और प्रेगनेंसी पे जैसे हम वीडियो लेके आए तो नेक्स्ट में भी हम डिलीवरी या फिर पोस्ट पार्टम या फिर इसी के अराउंड कुछ हम वीडियोस लेके आए। तो आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।